हाँ जी, क्वेश्चन है 6 लिखा हुआ है। आज ना ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे क्योंकि अब आपको पैटर्न तो पता चल गया। ये तो वैसे ही छोटा सा सवाल है। अगर हम बैठे हैं कि मिनी मैनुअल पेपर अगर करना है तो सबसे पहला काम क्या करना है? अच्छा, मैंने ना वो जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है ना उसका अलग से हेड बनाया हुआ है। वैसे वो भी उसका भी आंसर आपने लेजर बनाकर सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस के अंदर ही लिखना है। वो अलग से इसलिए लिखा है कि ताकि आप अपना लेजर उसके साथ मैच कर लो। अदरवाइज आपने लेजर बनाना है और सवाल कर लो। अगर सपोज मैं कहता हूँ कि जी आप जैसे करते हो क्वेश्चन मैनुअल, तो मैं अगर मैनुअल करूँ तो मैंने सबसे पहले क्या करना है कि ये अपना जो ट्रायल बैलेंस है ना इसकी कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, एज इट इज। जिस जिस हेड में जो जो चीज जाएगी ना मैंने उसको उसमें लिख देना वैल्यूज के साथ, दोनों स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, कैसे? अगर लेकिन जब जो पेपर, क्योंकि हमारा पेपर होना है कंप्यूटर बेस्ड, उसका एक और पैटर्न होता है क्योंकि उसका तो फॉर्मेट बना होता है। हमने उसमें जाकर वैल्यू लिखनी होती है। अभी तो हमने फॉर्मेट बनाना है। अगर इन केस हमारा फॉर्मेट बना हुआ होता तो फिर मैं एडजस्टमेंट करता जाता। अब मैं कहता हूं कि जनाब यहां पर मैं मेरे पास जो मैं, क्योंकि अब तो वो नाम वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, नेम स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, डायरेक्ट सवाल हल करते हैं। तो जनाब यहां पर मेरे पास होता है रेवेन्यू, यहां पर होता है कॉस्ट ऑफ सेल, यहां पर होता है ग्रॉस प्रॉफिट। जैसे क्वेश्चन होता है पेपर में मैं उस हिसाब से लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद मेरे पास यहां पर एक्सपेंसेस की लिस्ट होगी, तो जो एक्सपेंसेस की लिस्ट है ना वही मैं कॉपी कर लूंगा। ठीक है, अभी आप सिर्फ इस पैटर्न को देखें। यहां पर कौन से होते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यहां पर मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस की फिलहाल जगह छोड़ रहा हूं, और यहां पर फिर क्या होगा जी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। फिर यहां पर मेरे पास आ जाती है फाइनेंस कॉस्ट, अदर इनकम और नेट प्रॉफिट। डन। और अगर मैं यहां पर बात करूं, यहां पर मैं एक लाइन लगा लेता हूं, यहां पर मेरे आ जाएंगे नॉन करंट एसेट, यहां पर मैं लिख लेता हूं करंट एसेट, यहां पर लिख लेता हूं इक्विटी, यहां पर लिख लेता हूं टोटल, फिर लिख लेता हूं इक्विटी, फिर आ जाएगा जनाब नॉन करंट लायबिलिटी, यहां पर आ जाएगा करंट लायबिलिटी। यही मेन हेडिंग होती है ना। अब क्वेश्चन ये सिर्फ ये आपने प्रॉपर, अगर पेपर में कभी मैनुअल करना पड़ जाए आने वाली जिंदगी में, आपने तो प्रॉपर फॉर्मेट लिखना है ना। ये एनसीए तो नहीं लिखोगे नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग तो। अब सवाल क्या होगा? सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स लिखे हुए हैं और नीचे लिखी हुई है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये कहां लिखे जाते हैं? नॉन करंट एसेट के अंदर। मैं यहां पर लिख लेता हूं फिक्स्ड एसेट 35,000, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 8। ठीक है, सिंपल, मैंने उसको कॉपी किया। जिस हेड में आएगा उस हेड के अंदर जाकर लिख। नेक्स्ट लिखा हुआ है जनाब इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक 8200। अब बताओ ओपनिंग स्टॉक कहां पर आता होता है? कॉस्ट ऑफ सेल। ओपनिंग स्टॉक करंट एसेट में किधर आ गया? कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर। तो कॉस्ट ऑफ सेल में कितनी अमाउंट? 8200। तो मैंने ओपनिंग स्टॉक 8200, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, उसके लिए मैंने ये कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर। उसके बाद हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल है 11,500, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल 11,500। ठीक है, उसके बाद प्रोविजन है। प्रोविजन कितनी है जी? 750। वैसे आपने तो लेजर में लिखना है, मैं इधर ही लिख रहा हूं बैड डेट्स 750। आगे चलते हैं, ये ब्रॉडो लिखा गया। फिर उसके बाद प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल कहां पर आएगा? करंट एसेट्स में। प्री पेमेंट एंड अदर रिसीवेबल, प्रीपेड एंड अदर रिसीवेबल, कुछ ऐसे लिखते हैं। ठीक है, कितना? 2350।
फिर उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस 1300। नेक्स्ट कैपिटल 25,500, 25,000। फिर है ड्राइंग्स 4500, इधर मैं लिख लेता हूं ड्राइंग्स 4500। फिर उसके बाद आ गया ट्रेड पेबल 10,200, ट्रेड पेबल 10,200। फिर उसके बाद एक्रूड एंड अदर पेबल, एक्रूड एंड अदर पेबल बस लिख लेता हूं, कितना है 5,300, 5,310। फिर सेल्स 1011। फिर उसके बाद जनाब आ गया मेरा रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है? सेल रिटर्न माइनस 3,000। फिर है परचेजेस 70,000 प्लस 70,000। फिर उसके बाद वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज कितना 5,900। फिर डिस्काउंट डेबिट साइड पर है तो डिस्काउंट अलाउड है या डिस्काउंट रिसीव्ड है? डिस्काउंट अलाउड कितना 1650 माइनस 1650। उसके बाद यूटिलिटी चार्जेस 2350, यूटिलिटी चार्जेस 2350। कैरेज इन प्लस होगा, परचेजेस में कैरेज इन प्लस होता है कितना 1360। फिर उसके बाद है जनाब रनिंग एंड एक्सपेंसिव हुए 3290, रनिंग एंड मेंटेनेंस 3290। फिर उसके बाद फाइनेंशियल चार्जेस 590, 590। अदर इनकम 110। खत्म हो गया ट्रायल बैलेंस। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ट्रायल बैलेंस को कॉपी पेस्ट किया, जिस जगह उसकी जगह बनती थी वहां पर मैं लिख रहा। अब सिंपल करना क्या, जो एडजस्टमेंट आएगी ना मैं पढ़ूंगा, इसमें से जिसको अफेक्ट करेगी उसमें जाकर प्लस माइनस कर दूंगा, एंड पे टोटल करके मेरा आंसर। और इससे सवाल गलत भी नहीं होता। अब देखो ना, ट्रायल बैलेंस को तो आप लिख सकते हो ना कि कौन सी वैल्यू एसेट में आनी है, एक्सपेंस में जानी है, और सिर्फ बैड डेट्स का आपने लेजर बनाना है, क्योंकि मैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से करने लगा हूं, तो इसलिए आप डायरेक्ट आए। जरा इसकी अब एडजस्टमेंट देखते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि एक ही स्क्रीन पे आ जाए। ओके है जी, आए जी। मैं एडजस्टमेंट का कलर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहली एडजस्टमेंट पढ़े, कहते हैं जनाब 9,000 की आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है, 9,000 की आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है। लो मेरे भाई, ये पड़ी है आपकी करंट एसेट में क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी, स्टॉक वैसे लिख दूं, इधर भी 9,000 ऐसा है, लेकिन अभी इसकी एक एडजस्टमेंट भी आगे है, उसको भी देख लेते हैं। आए जरा, अच्छा ये ₹1000 में ऊपर वाला 1000 लिख लो, मिलियन ना है, ये 1000 है इधर ना, ये 1000। आए जरा, however goods returned by a credit customer on 30th June were received after completion of the count। इसका मतलब है चीजें तो जून 2017 के अंदर आ गई थी, लेकिन चीजें पहुंची कब, हमने काउंटिंग कर ली, इन्वेंट्री गिन चुके थे, हमने 9,000 की इन्वेंट्री गिन ली थी, चीजें फिर आई। मैं सपोज दैट आप सुबह 9 बजे स्टॉक काउंट करके बैठ गए थे, लेकिन चीजें आ गई 12 बजे, तो इसका मतलब है आपने वो जो शेयर रिटर्न है उसको ऐड करना था, वो ऐड नहीं किया।
कहते हैं these have been sold for rupees 400 at cost plus 25%। कहते हैं इनको हमने 400 का बेचा था 25% प्रॉफिट के साथ। क्लोजिंग स्टॉक में सेल वैल्यू से ऐड होगा क्या या कॉस्ट से ऐड होगा? वो तो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर कॉस्ट सेल रिटर्न की एंट्री पास होगी सेल रिटर्न की वैल्यू से, सेल की वैल्यू से, बट जब क्लोजिंग स्टॉक में ऐड होगा वो कॉस्ट से ऐड होगा। अब इसमें दो चीजें, एक तो चलो जी आगे देखते हैं, however these goods have been damaged, इसका मतलब है कोई एनआरवी का भी चक्कर आ गया। अच्छा चलो पहले अगर हम इसकी कॉस्ट फाइंड करते हैं, 400 को मैं डिवाइड कर दूंगा 125 पे और 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 320। कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 320। आगे पढ़ते हैं, कहते हैं however the goods damaged can be sold at the normal selling price। नॉर्मल सेलिंग प्राइस इसकी कितनी है? 400। आफ्टर द रिपेयर कॉस्ट 90, वो कहता है ये 400 की बिक जाएगी बट 90 रुपए का इसके ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। एनआरवी कितनी आ गई? ये कॉस्ट है, ये एनआरवी 310 कैसे आई? 400 उसकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस है, 90 रुपए का रिपेयर का खर्चा आ गया, तो सेलिंग एक्सपेंस माइनस सेलिंग सॉरी सेल वैल्यू माइनस सेलिंग एक्सपेंस। अब क्लोजिंग स्टॉक में 320 से ऐड करूं या 310 से ऐड करूं? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड अब सेल रिटर्न की एंट्री कैसे पास करूं? वो 400 से। अब 310 से तो क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करना ही करना है, लेकिन 400 के बारे में डाउट है। वो कहता है जी 30 जून को चीजें मिली हमें जब हम काउंट कर चुके थे स्टॉक। ये बात क्लियर है कि क्लोजिंग स्टॉक के अंदर ये ऐड नहीं है, लेकिन ये बात क्लियर नहीं है कि उसने सेल रिटर्न की भी एंट्री पास की है या नहीं की। अब ये आ गया आपकी प्रोफेशनल जजमेंट। सेल रिटर्न कंसीडर करो, अगर सेल में से 400 माइनस किया हुआ है इसका मतलब है उसने सेल रिटर्न की एंट्री पास की है, और अगर उसने 400 माइनस नहीं किया इसका मतलब वो पहले माइनस कर चुका है। जब भी दो यानी जैसे मैंने कहा ना क्लोजिंग स्टॉक के अंदर ऐड करना है या नहीं करना, कब ऐड करना है? अगर उसने ऐड किया हुआ है, नहीं ऐड करना तो उसने नहीं किया होगा, तो ऑप्शन के अंदर ये होता है। तो आपने फिलहाल तो हम सेल रिटर्न की एंट्री पास करने लगे हैं, क्योंकि वाज़ेह तौर पर तो यही है ना कि हमने सेल रिटर्न की एंट्री भी पास करनी है और क्लोजिंग स्टॉक के अंदर उसको ऐड भी करना। इसमें वाज़ेह क्या है? क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करना। सेल रिटर्न की एंट्री वाज़ेह नहीं है, लेकिन हम फिर फिलहाल एंट्री पास कर देते हैं। तो सेल रिटर्न की क्या एंट्री होती है? सेल रिटर्न टू अकाउंट। आपके पास लिखा हुआ, बस जाकर लिखना है सेल रिटर्न टू अकाउंट। यहां पर मैं लिख दूं -400, यहां पर इधर अकाउंट रिसीवेबल में आए, इधर भी 400 माइनस कर दूं, क्लोजिंग स्टॉक में 310 ऐड कर दूं, जिधर जिधर क्लोजिंग स्टॉक है उधर उधर 310 ऐड होना है। ये ना कहना कि जो एसओएफई के अंदर क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है उसमें ऐड कर दूं और जो उधर है कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस करो उसमें से ना करो, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक दोनों में सेम अमाउंट होती है। तो या तो आप, ये तो मैंने इधर लिख कर किया ना, आप सिंपल क्या करते 9000 प्लस 310, तो फिर वो लिख देते 9310 क्लोजिंग स्टॉक की जगह। तो बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक की जगह क्या लिखना है? 9300 क्लोजिंग स्टॉक लिखा गया। आगे चलते हैं, ये एडजस्टमेंट हमारी हो गई। कहता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5% है, तो कर लो ये क्लोज, इधर से देख लो 11400 माइनस 400, 11500 माइनस 400, जो आंसर आएगा उसका 5% ले लो। कितना आ रहा है? 555 कैरी होना है ना, 555 डेटर से माइनस कैरी हो गया, बल्कि इधर ही है। ये आपने बैड डेट्स लिखा था, ये ओपनिंग प्रोविजन है और ये कैरी डाउन हो गया। ये प्रोविजन कम हो रही है ज्यादा, पहले 750 थी अब 555 होगी, तो प्रोविजन कम होगी तो इनकम। तो इसको दो तरीके होते हैं, या अदर इनकम में लिख दो या एक्सपेंसेस के कॉलम में माइनस कर दो, दोनों ठीक है। या अदर इनकम में लिख दो या एक्सपेंसेस की लिस्ट में से माइनस कर दो। ओके आगे चलते हैं। कहते हैं रनिंग एंड 110 वर इनकर्ड इन जून रिलेटेड इनवॉइस रिसीव्ड इन जुलाई। जून के खर्चे हैं, उसका बिल मिल रहा है जुलाई के अंदर, तो जून के अंदर जो खर्चा हो गया इसका मतलब है तब पैसे पे नहीं किए थे, अक्रूड हो गए।
तो अक्रूड का क्या करेंगे, एक्सपेंस में ऐड करंट लायबिलिटी। तो लिख दो ये पड़े हुए आपके एक्सपेंस, इसमें 110 ऐड कर दो, ये पड़ी करंट लायबिलिटी, अदर पेएबल में जाकर 110 ऐड कर। ओके, अगली एडजस्टमेंट पढ़े। कहते हैं जनाब डेप्रिसिएशन का रेट है 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो क्या करेंगे, 35,000 में से 8,000 माइनस करो और उसका 20% लो। कितना आ गया, 50। अक्यूमुलेटेड ऑप्शन में ऐड कर दो 5400, इधर एक्सपेंस में भी आकर लिख दूं। सवाल आपका होगा, अब सिंपल इसके टोटल करके ना बराबर साबित कर, बताना नहीं था। मैं करता ही ऐसे, लेकिन पेपर के अंदर ना ये टेक्निक इस्तेमाल नहीं होती, पेपर के अंदर रिवर्स होती है। पेपर के अंदर तो इससे भी ज्यादा आसान है, लेकिन वो बताऊंगा सैटरडे को। वो सिर्फ एडजस्टमेंट पर, क्योंकि उसका फॉर्मेट बना हुआ है। ये चीजें जो हमने लिखी है ना पेपर के अंदर लिखी होती है। किस चीज का 195, वो इनकम बन जाएगी। मैं इधर ऐसे लिख दूंगा ना 195 ऐसे, एक्सपेंस में से माइनस इनकम को या तो अदर इनकम में लिखो, लिख सकते हो, या एक्सपेंस में से माइनस कर। अब देखो इसका आंसर बताते जाओ। सेल का नेट करो जरा, सेल का मैं इधर ऊपर लिख देता हूं क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है। 101120 माइनस 3000 माइनस 1650, 9607। अब कॉस्ट ऑफ सेल का भी करो। अब कॉस्ट ऑफ सेल का तरीका का देख लेना, 82 बल्कि कैलकुलेटर पे ना मेरे साथ लिखो, कैलकुलेटर निकालो ना अपना। 8200 प्लस 70,000 प्लस 1360 माइनस 9000 माइनस 310, क्योंकि बाहर माइनस की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो गया। या पूरा ऐसा करो माइनस 9310 कर दो, 70,200 माइनस करके मुझे ग्रॉस प्रॉफिट बता दो। टू फाइव। अब ये 195 आ गया, 3290 में 110 ऐड करो जरा, कितना। अब ऐसा करो, डायरेक्ट कर लेते हैं, 25,820 माइनस प्लस 195। अच्छा आपको ऐसे रोले में पड़ जाओगे, इधर आओ, छोड़ दो प्लस को, इनको पहले कर लो, एक्सपेंस को टोटल कर लो। माइनस 195 प्लस 5900 प्लस 2350 प्लस 3400 माइनस 5400, कितना आ गया। सारे एक्सपेंस डेप्रिसिएशन 5400 है, ऐड करनी है 168। देखो दोबारा कर लो, माइनस 195 क्योंकि एक्सपेंस वो तो इनकम है ना, प्लस 5900 प्लस 2350 प्लस 3400 प्लस 5400, 16855। 590 फाइनेंशियल चार्जेस हैं। पहले तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बता दो ना, 25,820 में से 16,855 माइनस कर, कितना 8,900, इसमें 590 माइनस कर दो और 110 ऐड कर दो, फाइनेंस कॉस्ट माइनस और अदर इनकम ऐड, 848। ये आपका नेट प्रॉफिट।
अब आ जाए जरा 35,000 में से क्या माइनस करके लिखोगे? ये दोनों ही, क्योंकि ये दोनों एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। 35,000 माइनस 8,000 माइनस 5400 21600 जी 16,891 नहीं यही बनता है, वो आप टोटल करने में मसला कर रहे होंगे। हाँ जी 11,500 माइनस 4,000 माइनस 555 10545 और ये बाकी इन करंट एसेट का सबका टोटल कर लो। ये 9,000 में से 310 ऐड कर देंगे तो 9,300। इन करंट एसेट का टोटल कर लें जरा 10,545 प्लस 2350 प्लस 1,300 प्लस 9,310 2350। अब इनका टोटल भी कर लें प्लस 21,600 45,100। ओके हो गया? हाँ जी इसके अंदर एक चीज मिसिंग है, नेट प्रॉफिट ऑल आउट 84 करो जरा 25,500 प्लस 8485 माइनस 4,500 29485। फिर आ जाओ जनाब नॉन करंट लायबिलिटी है ही नहीं। 5,310 में 110 ऐड करो 5,420 जमा 10,200 कितना? अब इनका भी टोटल कर लो। ये आपका सवाल होगा। ये बैड डेट से अगर हमारी क्लोजिंग जो है वो ज्यादा होती वो ज्यादा होगी तो फिर एक्सपेंस बढ़े, फिर एक्सपेंस कोई नहीं। देखिए सीपीएस तो सिंपल होता है कि आपके पास ये कॉस्ट प्लस 20% है ना, तो ये देखना होता है ये मार्जिन है ये मार्कअप है। कॉस्ट प्लस मार्कअप होता है, ठीक है, और मार्जिन होता है सेल। अब मार्कअप है तो कॉस्ट को 100 रखना होता है, ठीक है, और मार्जिन हो तो सेल को 100 रखना होता है। अब अगर ये कॉस्ट 100 है आपकी तो प्रॉफिट कितना है 25, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है ये सेल कितनी हो जाएगी 100, तो ये 400 ना सेल थी, तो सेल को सेल पे डिवाइड करना है, तो 125 पे डिवाइड कर दिया और 100 से। अब मैं ये इसके 3 मेथड होते हैं, अब दो बाकी दो अभी नहीं बता रहा, मिक्स ही ना हो जाए, ठीक है। चले जी अगले सवाल पे चले। लेकिन ये पैटर्न जो हमने किया है ना कि पहले कॉपी ट्रायल बैलेंस को कॉपी करके अपनी जगह पर लिख देना, फिर एडजस्टमेंट जिसमें प्लस हो रही है माइनस हो रही है उसमें करते जाओ। और अगर आपसे एक और मैं ट्रिक बताता हूं कि गलती नहीं होती, अगर जब आप लिखने लगते हो ना, कभी आपने गौर करना हो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि पहले ट्रायल बैलेंस चेक किया करो बराबर है या नहीं। अगर ट्रायल बैलेंस बराबर है तो इसका मतलब है जो आपने एडजस्टमेंट करनी है ना उसके तो 2 इफेक्ट लेने हैं, तो दो इफेक्ट लेते हो। अगर वो पहले बराबर है, मतलब पहले आपके पास ट्रायल बैलेंस बराबर है, आपने ये ट्रायल बैलेंस को कॉपी पेस्ट किया है ना, तो ट्रायल बैलेंस तो आपका बराबर है, एक साइड डेबिट होती है एक साइड क्रेडिट होती है। कोई भी चीज आपने ये देखना है कि इसकी जो मैं एडजस्टमेंट करने लगा, अगर वो एडजस्टमेंट दोनों डेबिट नेचर में जाएगी, मतलब एसेट और एक्सपेंस में होगी, एसेट और एक्सपेंस में होगी, तो एक में प्लस होगी एक में माइनस होगी। अगर एडजस्टमेंट आपकी दोनों ही डेबिट नेचर में हो रही होगी, मतलब एसेट एक्सपेंस में होगी, एक में प्लस एक, ताकि वो प्लस करके और माइनस करके वो दोनों डेबिट एक दूसरे को कैंसिल कर देते। जैसे प्रीपेड एक्सपेंस है, आप एक्सपेंस में से माइनस करते हो और एसेट में ऐड करते हो। अब एक्सपेंस और एसेट दोनों डेबिट होते हैं, तो आप डेबिट में माइनस कर रहे हो डेबिट में प्लस कर रहे हो, डेबिट में माइनस कर रहे हो डेबिट में प्लस कर रहे हो, तो इसका मतलब है आप डेबिट को चेंज कर ही नहीं रहे। अगर याद रखें, अगर आपकी एडजस्टमेंट अफेक्ट करेगी डेबिट और क्रेडिट को, अब कैसे, क्या मतलब है इसका? अगर आपकी एडजस्टमेंट एसेट एक्सपेंस दोनों में से कोई एक और CLI कैपिटल लायबिलिटी दोनों तीनों में से कोई एक इनको इफेक्ट करेगी, तो या तो दोनों में प्लस होगी या दोनों में माइनस होगी। मैं कहता हूं जी एक चीज डेबिट कर दो और दूसरी चीज क्रेडिट कर दो, इसका मतलब आपने डेबिट में भी प्लस कर दिया क्रेडिट में भी प्लस कर दिया, तो आपने तो चेंज ही नहीं किया। डेबिट में माइनस कर दो क्रेडिट में, क्रेडिट वाली साइड से माइनस कर दो, नहीं चेंज आएगा।
अब जब भी मैं कोई सवाल, जैसे मेरा जैसी बात है, सोल्यूशन लिखते वक्त सिर्फ टाइपिंग का इशू आता है, अदरवाइज तो क्या होता है, सिंपल कॉपी पेस्ट करूं। जब भी एडजस्टमेंट मैं करने लगता हूं तो मैं ये देखता हूं कि ये अपना इफेक्ट नलीफाई कर रहे हैं या नहीं। अगर वो नलीफाई कर रहे हैं तो इसका मतलब कर दो। अगर आपको लगता है कि आपको डाउट है तो जिस एडजस्टमेंट पर डाउट है ना, उसमें फौरन चेक करो कि ये डेबिट क्रेडिट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं या नहीं। अगर वो कर रहे हैं तो वे कर दो, आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, चाहे सवाल गलत ही होता है। बैलेंस शीट कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कभी आगे पीछे होता। ठीक है, चलिए जी, अब अगले सवाल पे है। तो ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा पॉसिबल है कि ये सवाल किसी को एज इट इज भी आ जाए, मतलब ये प्रवीण वाला ही है ना, हाँ, ये सवाल एज इट इज भी आ सकता है। तो ये जाहिर सी बात है, मैं करवाऊंगा तो नहीं, मैं सिर्फ एडजस्टमेंट ही डिस्कस कर देना। अब ये तो नहीं कौन कि जिस तरह से अभी सारा सवाल हल किया है, ऐसे नहीं सिर्फ, क्योंकि फिर ना वो आपके जिम्मे कुछ काम नहीं बचता ना। तो आज ही इंशाल्लाह हमारे 2 क्वेश्चन, ये भी हो जाएगा और 8 भी हो जाएगा, और उसके बाद फिर हमारे टोटल 6 क्वेश्चन वैसे तो बच जाएंगे, क्योंकि पहला हमने छोड़ा हुआ है। पहला वो कुछ है, वो छोटा सा सवाल है, हाँ वो तो हो जाएगा। तो आने वाले सवालों में भी एक हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, वो जो पिछली असाइनमेंट का क्वेश्चन था वो रिपीटेड है, मतलब मेन 4 सवाल ही रहते हैं इसके बाद। तो जनाब, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ ट्यूलिप फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 23। कैश एंड बैंक बैलेंस पता है किधर जाना है, और ट्रेड रिसीवेबल, स्टॉक इन ट्रेड, डेट जरा चेक करें। ये क्लोजिंग है ओपनिंग है? जैसे क्लोजिंग नजर आएगा तो दिमाग में एक और बात भी नहीं कि कॉस्ट ऑफ सेल भी इधर ही होगी, कॉस्ट ऑफ सेल भी इधर ही होगी। प्री पेमेंट्स एंड एडवांसेस, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये आपका फिक्स्ड एसेट्स होगा। ये क्या होगा? नॉन करंट ड्राइंग्स है। कॉस्ट ऑफ सेल भी आ गई, और फिर सैलरीज एंड वेजेस, फ्यूल एंड पावर, बैड डेट्स एक्सपेंस, रेंट एंड इंश्योरेंस, रिपेयर, फाइनेंशियल चार्जेस, फाइनेंस कॉस्ट आ गई। ट्रेड पेबल, एक्रूअल एंड पेबल, प्रीवियन फॉर बैड डेट्स भी आ गया। अक्यूमुलेटेड डेप्शन भी आ गई। बैड डेट्स एक्सपेंस लेजर के अंदर जाएंगे, वो लेजर से जो बैलेंस फाइनल होगा वो हम जाकर एक्सपेंस में या अदर इनकम में लिख देंगे, या एक्सपेंस में से माइनस कर देते होते हैं, अदर इनकम आ जाता है। कैपिटल, सेल्स और मिसलेनियस इनकम। इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई बात ऐसी है जो आपने पूछनी है? पता है सारी चीजें कहां कहां जाएंगी? फिर एडजस्टमेंट पे चलते हैं। कहता है जब आपने फिजिकली इन्वेंट्री काउंट की ना, तो फॉलोइंग मैटर्स वर आइडेंटिफाइड। पहला, गुड्स कॉस्टिंग 1000 वर स्लाइटली डिफेक्टिव। कहता है क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है ना, फाइंड किया हुआ। कहता है 1000 ना जब हमने पता किया ना, तो पता चला कि 1000 डिफेक्टिव है। दीज कैन बी सोल्ड 1130 आफ्टर इंकरिंग अ कॉस्ट ऑफ ₹200,000। अच्छा, ये तो बताएं कि इसकी एंट्री क्या पास होगी? कहते आपका जो स्टॉक था वो डैमेज था। दीज कैन बी सोल्ड 1130 आफ्टर इंकरिंग कॉस्ट 200। तो कॉस्ट कितनी है? 1000। एनआरवी कितनी है? 1130 माइनस 200, 9। अच्छा, जो क्लोजिंग स्टॉक है ना वो ऑलरेडी कॉस्ट पे होता है। किस पे होता है? अब वो जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है उसको किस वैल्यू पे होना चाहिए? इस सवाल के अंदर एनआरवी पे होना चाहिए। अगर इसकी कॉस्ट कम होती तो हम कुछ कभी ना करते, क्योंकि कॉस्ट तो पहले लिखी होती है। 1000 का लिखा हुआ है, 930 का लिखना चाहिए। 1000 का लिखा हुआ है, 930 का लिखना चाहिए। तो आप मुझे बताएं, हमने अपना स्टॉक ओवरस्टेट किया हुआ या अंडरस्टेट किया? ओवरस्टेट किया। कितनी अमाउंट से? तो 70 से अपना स्टॉक कम कर देंगे। अब स्टॉक कम करेंगे, आप मुझे ये तो बताएं, पीरियोडिक, ये एनआरवी लॉस है ना 70। एनआरवी लॉस की पीरियोडिक सिस्टम में कोई एंट्री पास नहीं होती, ऐसा ही है। लेकिन आफ्टर फाइनलाइजिंग द ट्रायल बैलेंस पता चले तो फिर उसकी भी एंट्री होती है। ये बात याद है या नहीं? नहीं यार, देखिए परपेचुअल के अंदर एनआरवी लॉस की एंट्री क्या होती है? कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री।
परपेचुअल के अंदर, पीरियोडिक के अंदर एनआरवी लॉस की एंट्री नहीं होती अगर ट्रायल बैलेंस से पहले पता चलता है। अगर अकाउंट फाइनल करने के बाद पता चला है ना एनआरवी लॉस का, तो उसकी एंट्री वही बनती है कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री। अब ये आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया, कहता है कि उसके बाद आपको पता चला कि जनाब आपका तो स्टॉक ही इसमें डैमेज है, तो क्या फिर इसकी एंट्री पास होगी? तो इसकी एंट्री होगी, चाहे पीरियोडिक हो चाहे परपेचुअल हो। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट एनआरवी लॉस, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री। और वैसे भी उसने कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड की हुई है, तो उसने ये चीजें कंसीडर की नहीं होनी। कितनी अमाउंट से भला? 70, क्योंकि 1000 से तो पहले है, तो हमने 70 को एडजस्ट करना है। कॉस्ट ऑफ सेल में क्या हो रहा है? और इन्वेंट्री में से कॉस्ट ऑफ सेल हमारा एक्सपेंस होता है, तो डेबिट में ही प्लस, डेबिट में ही माइनस। ओके, नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग 670 परचेज्ड ऑन क्रेडिट वर रिटर्न टू सप्लायर्स on 28 December, but the return was not recorded in the books। और ये भी हमें पता कब चला? फिजिकल काउंट करते वक्त। अब हमने तो रिकॉर्ड ही नहीं की, इसका मतलब है हमारी तो कॉस्ट ऑफ सेल भी गलत होगी। परचेज रिटर्न कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर आता है ना, इसका मतलब है हमारी तो कॉस्ट ऑफ सेल भी गलत है और हमारी इन्वेंट्री भी गलत है। अब सबसे पहले हम एंट्री पास करते हैं, परचेज रिटर्न है ना, परचेज रिटर्न। हाँ जी, परचेज रिटर्न की ओरिजिनल एंट्री क्या होती है? अकाउंट पेबल डेबिट परचेज रिटर्न। आप परचेज रिटर्न की जगह क्या लिखेंगे? क्यों कॉस्ट ऑफ सेल लिखेंगे? क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड की हुई है। अगर कॉस्ट ऑफ सेल ना फाइंड की होती हम परचेज रिटर्न लिखते। अब परचेज रिटर्न किधर लिखोगे भला? मुझे बताओ, परचेज रिटर्न कॉस्ट ऑफ सेल को माइनस करोगे ना, तो आप लिखी कॉस्ट ऑफ सेल दो, या परचेज रिटर्न लिखना है तो लिख दो। परचेज रिटर्न लिखना है तो, बल्कि लिखा हुआ है परचेज रिटर्न कितनी अमाउंट से? 670 से। अब ये चीज क्लोजिंग स्टॉक में प्लस होगी माइनस। अच्छा याद रखें, जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होना, तो जब भी क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास होगी ना, कॉस्ट ऑफ सेल के साथ होगी। दोबारा सुने, अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में गिवन है, कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड की हुई है, इसका मतलब है जब उसने क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड की होगी वो गलत होगी, क्योंकि उसमें क्लोजिंग स्टॉक ही गलत था। अब मैं वैसे एक ट्रिक बता रहा हूं, ये फॉर लाइफ ट्रिक है, ये इंट्रो के लिए नहीं है। जब भी क्वेश्चन आपका कॉस्ट ऑफ सेल ऑलरेडी फाइंड हो चुकी हो या क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर हो, तो जब भी क्लोजिंग स्टॉक को ठीक करें, किस एंट्री के साथ करना है? मतलब एक साइड पर क्लोजिंग स्टॉक आएगा, दूसरी साइड पर कॉस्ट ऑफ सेल आएगा। गॉट इट? तो चलें जी, तो फिर एंट्री बताओ परचेज रिटर्न से मेरा क्लोजिंग स्टॉक कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक को मैं कर दूंगा क्रेडिट। तो डेबिट किसे करूंगा? कॉस्ट ऑफ सेल को। तो याद रखें, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती ही कॉस्ट ऑफ सेल के साथ। तो क्या एंट्री होगी? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री किस अमाउंट से? अब इसके इफेक्ट बताएं, और मजे की बात बताएं, इसने बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज कर दिया था, इतना ज्यादा कि लोगों ने इस एडजस्टमेंट को अपने सोल्यूशन से निकाल दिया, मतलब अपने क्वेश्चन से ही निकाल दिया। वजह क्या थी वो भी मैं बताने लगा। अब करना क्या है? अकाउंट पेबल में क्या करेंगे? माइनस। अकाउंट पेबल में से परचेज रिटर्न या कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल का एलिमेंट कोई भी हो, कॉस्ट ऑफ सेल के नाम से भी लिखा जाता है। तो ये कॉस्ट परचेज रिटर्न कॉस्ट ऑफ सेल में माइनस होती है ना, इसका मतलब वो कॉस्ट ऑफ सेल को कम करती है। कॉस्ट ऑफ सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हो रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस, इन्वेंट्री में माइनस। अब मैं आपको इसका मजे की बात बताऊं कि लोग क्यों कंफ्यूज हुए थे। पेपर के अंदर जब सॉल्यूशन देखा ना लोगों ने, तो अकाउंट पेएबल से माइनस किया हुआ था और इन्वेंट्री से माइनस किया हुआ था बस।
मतलब ये और ये एंट्री पास की हुई थी बस, मतलब ये तो एंट्री पास की ना, अकाउंट पेएबल टू इन्वेंट्री। वो कहते ये कौन सी एंट्री है, अकाउंट पेएबल टू इन्वेंट्री। कुछ लोगों ने कोई जस्टिफिकेशन दी, कुछ लोगों ने कोई जस्टिफिकेशन दी। हालांकि हुआ क्या था कि ये कॉस्ट ऑफ सेल में माइनस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, तो कॉस्ट ऑफ सेल पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि 670 ही माइनस हो रहा है और 670 ही ऐड हो रहा है। तो आई कैप ने एक जुल्म किया कि सॉल्यूशन के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर 670 शो ही नहीं किया, जरूरत ही नहीं पड़ी उसको, क्योंकि 670 प्लस भी हो रहा था, 670 माइनस भी हो रहा था। अब लोग अपने स्टूडेंट्स को यह समझाई जा रहे थे कि अकाउंट पेएबल में क्यों माइनस कर रहे हैं और इन्वेंट्री में क्यों कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ सेल का किसी को पता ही नहीं था, क्योंकि वो सॉल्यूशन को जस्टिफाई करते हैं। हमारे यहाँ जो टीचिंग का अच्छा तरीका होता है वो कहता है जी सॉल्यूशन समझा दो बच्चों को, मेन तो कॉन्सेप्ट होता है ना, सॉल्यूशन हमने थोड़ी समझना है। सॉल्यूशन ये तो बस मार्केट का ट्रेंड ऐसा आ गया, वरना मैं तो सॉल्यूशन देता ही नहीं, मेरे किसी असाइनमेंट का आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये अब आकर वो थोड़ा सा बच्चों की मिन्नतें तरले करने के बाद वो सॉल्यूशन दिया जाता है, वरना सॉल्यूशन की जरूरत ही नहीं है। आपके पास कॉन्सेप्ट है, पेपर करके आ जाओ, अकाउंटिंग का पेपर फेल होता ही नहीं, सॉल्यूशन के पीछे पढ़ना ही नहीं होता, क्योंकि फिर बंदा क्या होता है सॉल्यूशन सीख रहा होता है। जैसे आप सपोज दैट आप ये सवाल पढ़ रहे हो, आपने देखा कि अकाउंट पेएबल में से 670 माइनस किया हुआ और इन्वेंट्री में से 670 माइनस किया हुआ, बस आपने अब इसी को समझना है कि कैसे किया हुआ है। दरमियान में ये चीज तो आपको पता ही नहीं है, तो फिर आपका कॉन्सेप्ट क्या बन जाएगा कि जनाब अकाउंट पेएबल टू इन्वेंट्री एंट्री पास की हुई, तो असल में ये एंट्री थी। तो इसमें आप क्या करेंगे, अकाउंट पेएबल में से 670 माइनस होगा, स्टॉक से भी 670 माइनस होगा, कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस भी होगा माइनस भी होगा, तो कॉस्ट ऑफ सेल में कोई फर्क नहीं है। देखिए जब क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री, आपने क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा लिखा हुआ है, परचेज रिटर्न रिकॉर्ड नहीं किया ना, तो जिसकी वजह से आपका जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है वो ज्यादा लिखी हुई है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू गलती से ज्यादा लिखी हुई है, तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा लिखा हुआ है तो कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाती है, क्योंकि उसको माइनस किया हुआ है। आपने पहले कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड की हुई है ना, तो उसमें तो आपका क्लोजिंग स्टॉक ही गलत था। अब एक परचेज रिटर्न नहीं लिखा, तो ऊपर वाला पोर्शन भी, यानी आपके पास ये तो आपको याद है ना कि ये हमारे पास फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग। यहां पर एक अमाउंट लिखनी थी वो नहीं लिखी हुई, परचेज रिटर्न लिखना था 670, और क्लोजिंग स्टॉक में से वो अमाउंट माइनस करके लिखनी थी, वो भी नहीं लिखी हुई। क्लोजिंग स्टॉक भी गलत, ये भी गलत, इसकी वजह से भी कॉस्ट ऑफ सेल गलत, क्योंकि ये इसका नेट होता है ना कॉस्ट ऑफ सेल, और क्लोजिंग स्टॉक भी गलत लिखा हुआ है, इसकी वजह से भी, दो वजह से आपका कॉस्ट ऑफ सेल गलत होगी। परचेज रिटर्न माइनस करना था, नहीं किया हुआ, अगर माइनस कर देते तो कॉस्ट ऑफ सेल कम आती, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ सेल का फार्मूला है ना। तो अब मैंने माइनस कर दिया, अब क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस नहीं किया हुआ था, इसका मतलब है क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखा हुआ है तो कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाएगी, और अब मैंने सही करने के लिए कॉस्ट ऑफ सेल वापस बढ़ा दी। ठीक है, तो वैसे मेरी तो एंट्री है, मैंने तो एंट्री पास की, मैंने तो इतने रोले में डाला ही नहीं कि इसका क्या लॉजिक क्या बनता है, एंट्री तो पास कर लो। देखिए पहली एंट्री, ये बात कंफर्म है, जब भी क्लोजिंग स्टॉक या कॉस्ट ऑफ सेल गिवन हो आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर, जब जब क्लोजिंग स्टॉक को ठीक करेंगे उसकी एंट्री किसके साथ पास होनी है, कॉस्ट ऑफ सेल। ये बात आपने अभी के लिए नहीं, पीआरसी के लिए नहीं, परमानेंट फॉर लाइफ याद रखनी है कि जब भी क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास करनी है उसकी दूसरी साइड पर क्या आएगा, मतलब अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल। क्लोजिंग स्टॉक को कम करना है, क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। और ये तो सिंपल परचेज, पहली मैंने परचेज रिटर्न की एंट्री पास की, दूसरी मैंने क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास की। तो अब इसका नेट इफेक्ट क्या आ गया, अकाउंट पेएबल से माइनस और इन्वेंट्री में से कौन सा। देखिए ये बात आपको पता होनी चाहिए कि क्लोजिंग स्टॉक की वजह से मेरे कॉस्ट ऑफ सेल पे फर्क पड़ता है या नहीं, क्योंकि उसके फार्मूले के अंदर क्लोजिंग स्टॉक है। अब मेरा अगर क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाए, क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाए तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाती है, और अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाए तो कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाती है। अब पहली बात मुझे ये बताएं, परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है, अकाउंट पेएबल डेबिट परचेज रिटर्न, ये एंट्री बात क्लियर हो गई। दूसरी बात ये, अगर हम यही सेम एंट्री पास करते अगर उसने क्लोजिंग स्टॉक ना फाइंड किया होता ट्रायल बैलेंस के अंदर,
अब उसने तो ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करके लिखा हुआ है, बाद में पता चला भी एक परचेज रिटर्न भी थी। अब मुझे बताओ परचेज रिटर्न से क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा जैसे, परचेज रिटर्न से स्टॉक कम होगा या ज्यादा कम होगा, तो मैंने क्लोजिंग स्टॉक को कम करना है, करेक्ट कर दिया। अब डेबिट किसे करूंगा, स्टॉक के साथ दूसरी एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल है, क्योंकि स्टॉक कम होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी, तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट कर दो। अब ये एंट्री पास की जो एंट्री बनती थी 670 से, और ये एंट्री पास की क्योंकि मेरा क्लोजिंग स्टॉक भी गलत हुआ होगा, तो उसको भी ठीक किया। अब इसकी इफेक्ट जाकर देख लो, अकाउंट पेएबल में से माइनस, कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस, क्योंकि परचेज रिटर्न कॉस्ट ऑफ सेल नहीं जाती है, कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस और स्टॉक में से माइनस, तो फिर सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल और स्टॉक में आ गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, अ मशीन कॉस्टिंग 450 was received on 1st October 17। हमारा ईयर एंड क्या है, दिसंबर। ओके, अब जरा ध्यान से, ये मैंने कहा कि ये समझ लो कि सेकंड लास्ट अच्छा सवाल है, बस इसके बाद एक सवाल रह गया अच्छे सवालों में से, मतलब एक एडजस्टमेंट उसके अंदर, ये एक अच्छी एडजस्टमेंट है। कहते हैं मशीन कॉस्टिंग 450 वाज रिसीव्ड ऑन 1st October 17 अगेंस्ट 100% advance payment. The advance has not yet been adjusted due to non-receipt of invoice. कहता है जी 450 हमने एडवांस दिया हुआ था पहले ही, और वो कब मशीन आपको मिल गई, 1st October 17 को। इसके मतलब आपने 450 पहले ही पे किया हुआ था, 450 पहले ही पे किया हुआ था। अब मशीन आ गई तो एंट्री क्या पास करो, मशीन डेबिट एडवांस क्रेडिट, मशीन डेबिट एडवांस क्रेडिट। तो जनाब मशीन डेबिट एडवांस क्रेडिट कितनी अमाउंट से, मशीन डेबिट करेंगे तो मशीन में प्लस, एडवांस क्रेडिट करेंगे तो एडवांस में से, ये कौन सा एडवांस होगा, ऊपर आपका लिखा होगा एडवांस एंड अदर रिसीवेबल, आपका यहां पर एसेट के अंदर एडवांस, ये देखें इसमें से 450 माइनस कर, ठीक है। और इसकी कुछ टाइम की, दिसंबर है ना ईयर एंड, 3 महीने की डेप्रिसिएशन भी आएगी। अच्छा बाकी भी तो एसेट्स हैं, उनकी पूरे साल की डेप्रिसिएशन आएगी, इसकी 3 महीनों की डेप्रिसिएशन आएगी, क्योंकि ये अक्टूबर में तो आपके पास आया है। तो अब कर लो रेट की, तो गिवन ना कहीं डेप्रिसिएशन का एंड पे बताया होता मोस्टली 15%, और एडिशन के ऊपर तो डायरेक्ट 15% आ जाता है। तो 450 मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 3 बाय 16.87, तो एंट्री पास हो जाएगी डेप्रिसिएशन डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 16.875 16.87। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में भी चली जाएगी और अक्यूमुलेटेड ऑप्शन में जाकर ऐड भी हो जाएगी, बाद में उसको एसेट में से भी मैं, ओके होगी बात। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, कहता 1st October 17 50% advance received for an annual contract of 480 was credited to miscellaneous income। 1st October को एनुअल कॉन्ट्रैक्ट है, एनुअल का मतलब कितने महीनों का हुआ, 12 महीने। कहते हैं रिमेनिंग वुड बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और वो कहता है हर महीने की इनकम बराबर है। सबसे पहले पहली से 1.5 लाइन ही है इंपॉर्टेंट, क्या लिखा हुआ है 1st October को आपको पैसे मिले 480 मिले या 240 मिले, पढ़ के बताइए, हाफ मिले हैं, पढ़ के। पिछले सवाल के अंदर था वो था ही 50%, पिछले सवाल में वो था ही 50%, उसने कहा थी इतने पैसे मिलेंगे, वो 50% है। अब इसमें देखें कहता है 50% एडवांस रिसीव फ्रॉम एन एनुअल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ₹480, एनुअल कॉन्ट्रैक्ट 480 का, तो इसका मतलब 480 पूरे एनुअल की कॉस्ट है और उसका 50% आपको मिल गया। तो कितने मिले
आपने सारे का सारा किस में लिख दिया, इनकम के अंदर। इसका मतलब है ये 240 इनकम के अंदर मौजूद है। अब हम देखते हैं क्या ये उसकी इनकम बनती भी है या नहीं। बस 1 अक्टूबर को आपको पैसे मिले, कितने महीनों के मिले, 6 महीनों के, लेकिन हमारे तो 3 महीने बनते हैं। इसका मतलब है कितने महीनों का एडवांस है, 3 महीनों का। तो 120, उस 120 का ही करना है बस, ना 480 का कुछ करना है, ना 240 का कुछ करना है। 120 को इनकम में से माइनस और करंट लायबिलिटी, इनकम में से माइनस और करंट लायबिलिटी में अगर आप देखें तो ये मेरे पास इनकम है, इसमें से माइनस हो जाएगा 120 और इधर जाकर ऐड हो जाएगा 100। अब देखिए उसी एक ही साइड पर माइनस भी हुआ और उसी साइड पर प्लस भी हुआ। ठीक होगी बात, 120 की समय लग गई क्योंकि ये सवाल पेपर में बच्चों को एज इट इज आया हुआ है, तो इसलिए चांस तो बन सकता है। हाँ, ये पीआरसी में नहीं आया है, ये है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आए हुए हैं। जब इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कोई जमाना था जब कैफ में हुआ करता, वो बहुत अच्छा जमाना था। नहीं, तब इंट्रो कैफ में थी, फिर इंट्रो पीआरसी में आ गई, तो ये कैफ इंट्रो के सवाल है। नहीं, उस वक्त ना अब सिर्फ अगर कोई इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, देखिए ना, आप लोग ना पास होने के पीछे पड़ जाते बच्चे हो ना, मैं इतनी मेहनत क्यों करता हूं, मुझे पता है कि आगे इसका क्या बेनिफिट है। FR1 का रिजल्ट मैं बार बार कहता हूं 27% से ऊपर जा ही नहीं रहा, सिर्फ उसकी वजह कि बच्चे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग सिर्फ पास करके आ रहे। इतनी मत नहीं मारी जाती, और पहले ये मत मारी जाती होती थी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंदर। ये सब इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में बड़े अच्छे लेवल पे सवाल होते हैं। अब भी मैं उसी लेवल पे करवाता हूँ, लेकिन अब कोई करना चाहे तो कर लेता है, जो बेनिफिट हासिल करना चाहे, नहीं हासिल करना चाहता तो उसकी अपनी, ये ना कि थोड़ी सी शाऊर की कमी है। तो अगर शऊर की कमी ना होती तो सिर्फ अब आप लोग घर क्यों बैठते हो जी, तैयारी करनी है। इसका मतलब है आपको ज्यादा मसला फेल पास का है। प्रोफेशनल स्टूडेंट्स कभी फेल पास को, अब आप इसके अंदर आ गए हो, आप सीए हो, अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट समझो। देखिए ना क्या हो जाएगा, आप लोग थोड़े ही टाइम के बाद, बहुत शॉर्ट टाइम के बाद अर्निंग करना शुरू कर दोगे। जैसे सीए इंटर होगा, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर देखिए कुछ लोग जल्दी सीए कर लेते हैं, कुछ लोग थोड़ा लेट कर लेंगे, लेकिन आप अपना खर्चा उठा रहे होंगे, तो आप लोगों को किस बात की टेंशन है। आप इस तरह से पढ़ो। देखिए जो बंदा सीखने के लिए पढ़ने की आदत डाल लेता है ना, वो फिर फेल भी नहीं होता, वो फेल हो ही नहीं सकता, क्योंकि फेल तो वो बंदा होता है ना कि जिसको चीजें को पता ही नहीं है। तो इसमें तो सिंपल आपने ये अब आकर ना, जब से कोविड आया ना, कोविड के बाद बड़े हालात चेंज हुए। कोविड से पहले मुझे याद है हम 8-8, 9-9 घंटे की क्लास का टाइम एंड पे नॉर्मल होता था। एक क्लास 8-9 घंटे की क्लास होती थी। तो क्योंकि अब तो आपको पता है कि जैसे बच्चे, उन्हें पता है कि रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो वो घर बैठ जाते हैं, वहां पर तो ये ऑप्शन ही नहीं होती। आप इमेजिन करें, दरवाजा खुला होता था, वहां बच्चे खड़े होते थे, यानी इतनी जगह नहीं होती थी बैठने के लिए। अगर आप 2020 से पहले को मेरा स्टूडेंट आपको मिले तो उनसे पूछना कि क्या हालात होते थे, मतलब वो कहते थे कि बस आवाज आती रहे। तो ये जो कोविड के बाद ना, एक तो कोविड में जो बच्चों को उन्होंने प्रमोट कर दिया बगैर पढ़े, बच्चों की आदत ये खराब हो गई। फिर आगे आकर आप लोग भी, क्योंकि अब देखिए हर बच्चे को लाल भी, चलो ठीक है रिकॉर्डिंग से समय लग ही जाती है, मैं ये नहीं कहता, ये एक अच्छी चीज है, लेकिन उसके लिए ना एटीट्यूड भी वैसा होना चाहिए। हम अभी भी ऐसे ही कहते हैं, सीए के अंदर आने के बावजूद भी हम यही सोचते हैं कि मेरा पेपर पास हो जाए, चाहे मुझे समझ लगे या ना लगे। हम सिलेक्टिव स्टडी करते हैं, इसका क्या मतलब है, अपना बेड़ा गर्क करते हैं। सिलेक्टिव स्टडी करने का मतलब है हम खुद कह रहे हैं कि ये चीज मैं बगैर सीखे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊं, सीखी ही नहीं, और आप एक प्रोफेशनल बंदे बन रहे हो। एक्सपर्ट, अपने आप को कैसे एक्सपर्ट कहोगे? तो एक्सपर्ट होने के लिए आपको सब चीजें सीखो, उसको एंजॉय करो। बस मैं तो यही कहता हूं, अगर मैं देखिए, मैंने ये चारों सवाल रात बैठ के किए, ऐसे थोड़ी सी मैंने क्या बैठा था, मैं कहा आज फिर मुझे सिर्फ टाइपिंग में इशू है, ठीक है, कभी टाइपिंग बहुत अरसा हो गया छोड़ दी, अदरवाइज
मुझे अच्छा लग रहा था, मतलब हालांकि मेरा काम भी नहीं है, मैं इसको बर्डन नहीं समझ रहा था, बल्कि मैं मजे ले रहा था, चाहे इसको इस तरह से कर ले, इसको इस तरह से कर ले, तो ताकि ना सोल्यूशन भी आपके मैच हो जाए। तो अगर ये बंदा, जब आप अपने प्रोफेशन को एंजॉय करने लग जाते हो ना, फिर आपको थकावट नहीं होती, फिर आप मजे लेते हो, फिर सीखते हो चीजें, फिर थकावट तो दूर की बात, आप लोग जल्दी फिर बूढ़े भी नहीं होंगे, वरना आवाज ही रहेंगे, शक्लें भी चेंज हो जाएंगे, ऐसे उताहट सी शक्ल है, किसी ने नहुस्तियों वाली शक्ल हो जाती है, पता है। चलें जी, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चलते हैं फर्स्ट अक्टूबर 2017 पे जी। तो 3 महीनों का था, लेकिन 12 महीने टोटल नहीं, 12 महीने टोटल बनते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन उसमें से पैसे कितने मिले? 50%। क्या पूरे साल के मिले या आधे मिले? वो आधे भी हमारी इनकम आधी है, आधे का मतलब 6 महीनों के मिले, आधे का मतलब क्या हुआ? 6 महीनों के पैसे मिले, लेकिन हमारे बनते 3 महीनों के, 6 महीनों के मिल गए हैं, बनते 3 महीनों के, तो इसलिए हमने 6 महीनों में से भी 3 महीने अलग कर लिए। इसको या तो आप ऐसा कर सकते हो ना, 480 में से मल्टीप्लाई करो 3/12, ये बनते हैं ना आपके, आपके बनते थे 120, लेकिन आपने ले कितने लिए? 250%, तो 120 ज्यादा ले लिए, वो जो ज्यादा ले लिया है ना, इनकम में से माइनस करंट लायबिलिटी। अब आ जाओ नेक्स्ट, कहता है मेंटेनेंस सर्विस 150 वर रेंडर्ड, मतलब सर्विस दे दी, बट इनकम हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड ऑन द रिसीट ऑफ द अमाउंट। कहता है जनाब आपको पैसे मिले 2018 के अंदर, लेकिन सर्विस कब होगी? इसका मतलब एक्रूड इनकम है, तो क्या करेंगे? इनकम में ऐड और करंट एसेट, चलो आपको फ्री में चीजें मैं दे ही जा रहा हूं, इनकम में ऐड, इसमें जाकर ऐड हो जाएगी, और करंट एसेट, देखिए दोनों साइड पर प्लस हो गया 150, तो क्या आपको फर्क पड़ेगा आपके क्वेश्चन के अंदर? वो ऐसा हो ही नहीं सकता है, मतलब ये वाहिद सवाल है जो सबसे आसान होता है। मतलब अब वो तो टेक्निक में, तो टेक्निक है ना, अब देखिए मैं तो उसके ऊपर ही हल कर दूंगा सवाल, ऐसा ही होगा ना, 150 अदर इनकम ऐड और 150 प्री पेमेंट या अदर रिसीवेबल्स में ऐड। अगला सवाल, अगली एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट और लोन, हाँ ये मैंने इंपोर्टेंट भी लिखा था, अब ये दूसरी दफा अमाउंट आई है, एक दफा पहले भी मैंने इसको इंपोर्टेंट लिखवाया है। ये 2 टाइप के लोन की एडजस्टमेंट है, 2 टाइप की, जरा पढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन द लोन इज पेड इन एरियर्स ऑन 1 अप्रैल एंड 1 अक्टूबर। इसका मतलब अप्रैल को भी पे हो गया, अक्टूबर को भी पे हो गया, लेकिन अक्टूबर के बाद पे नहीं हुआ, अक्टूबर का नहीं पे हुआ, नवंबर, 3 महीने का अकाउंट है। अब इसकी 2 एडजस्टमेंट अगर मैं सिखा पाऊं, देखिए अगर ये एक्रूड है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस में ऐड करंट लायबिलिटी, ऐसा ही होता है जी। लेकिन एक दफा ऐसा हो जाता है, अगर वो कह दे कि जो एक्रूड इंटरेस्ट है क्रेडिटेड टू लोन अकाउंट, ये एक दफा सवाल आ गया था, इसका मतलब है हमने उसको लोन अकाउंट में ऐड कर दिया, इसका मतलब है हमने इंटरेस्ट में लिख चुके हैं, इंटरेस्ट पेबल में लिखना था, हमने लोन में लिख दिया। ये 2, अगर दोबारा सुने, अगर सिर्फ इतना लिखा होता ना, वो क्रेडिट टू लोन अकाउंट ना कहे, तो फिर सवाल ऐसा होता है इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट में ऐड करंट लायबिलिटी। अगर वो कह देना क्रेडिटेड टू लोन अकाउंट, इसका मतलब है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस लिख चुका है, इंटरेस्ट पेबल लिखना था, उसको गलत लिख दिया, अब लोन में से माइनस कर देते हैं और इंटरेस्ट पेबल में लिख देते हैं, एक्सपेंस उसने लिख, जब वो कहता है ना क्रेडिट टू दिस, इसका मतलब वो डेबिट करके, वो उसने इंटरेस्ट को डेबिट किया था, क्रेडिट करना था इंटरेस्ट पेबल को, तो उसने किसको गलती से क्रेडिट कर दिया। बस ये बात आपने सीखी, ये 2 जगह पर सवाल ऐसा आया, उसमें याद में, मुझे तो याद है कि वो 600 तक टोटल था, 12 पे डिवाइड किया तो 50 आया था, तो वो 50-50 में से 50 माइनस करके हमने इंटरेस्ट पेबल में लिखना था। अब इसमें भी थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आगे चलते हैं। कहता है कि जनाब इंटरेस्ट एक्रूड फॉर द क्वार्टर हैज बीन क्रेडिटेड टू लोन को, कहता है एक क्वार्टर का इंटरेस्ट, क्वार्टर के बनता है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कहता है वो क्रेडिट टू लोन अकाउंट, इसका मतलब उसने जो इंटरेस्ट पेबल था वो लोन इंटरेस्ट पेबल में लिखने की बजाय लोन अकाउंट में लिख दिया। अब पहले ये तो देखिए ना वो क्वार्टर का इंटरेस्ट बनता कितना है, आए जरा, आपका लोन का रेट क्या है
12%, ये तो एक साल का है। क्वार्टर का रेट बताएं। 3% क्वार्टर का, यानी 12% अगर पूरे साल का रेट है तो क्वार्टर का कितना हुआ? 3%। इसका मतलब है ये 5150 के अंदर, मुझे बताइए ये सारा लोन है या इसके अंदर क्वार्टर का इंटरेस्ट भी शामिल है? इसके अंदर ये सारा लोन है या क्वार्टर का इंटरेस्ट इसके अंदर ऐड हुआ है गलती से ऐड। इसका मतलब है ये अमाउंट 103% है, मतलब 100% इसके अंदर लोन है, 3% इसके अंदर गलती से इंटरेस्ट ऐड हुआ है। 12% है या 3% है? क्वार्टर का 12% है पूरे महीने का, तो एक 3 महीनों का कितना बनेगा? मल्टीप्लाई 3/12, तो 3%। इसका मतलब है ये जो अमाउंट है ये पूरा लोन नहीं है, इसके अंदर लोन भी है और 3%, तो ये टोटल अमाउंट कितनी है? 103%। तो गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाई बाय 100। इसका मतलब है 5000 लोन है, तो ऊपर 150 क्या है? वो इंटरेस्ट पेबल जो इसने गलती से इसके अंदर ऐड किया हुआ। उस 150 का क्या करेंगे? माइनस कर देंगे लोन में से और करंट लायबिलिटी में जाकर लिख देंगे। तो जनाब ये पड़ा आपका, यहां से कर देंगे माइनस और इसमें जाकर कर देंगे ऐड। अगर अलग से इंटरेस्ट पेबल लिखा हुआ है पेपर में, नजर आ रहा है ये जो मैंने 150 लिखा है, यहां इधर लिख देता हूं, इसमें जाकर प्लस कर देंगे। अगर पेपर में अलग से इंटरेस्ट पेबल का कॉलम बना हुआ तो उसमें लिखेंगे, नहीं तो एक्रूवल एंड अदर पेबल के अंदर लिखेंगे। सर इसको हम 3 महीनों का है ना ये जी, तो 3/12 करके 12% चलते हैं। 3/12 से किसको 3 देखें 5150, क्या ये लोन है? अगर आपने इसके ऊपर 3% ले लिया या 12% ले लिया, इसका मतलब है आपने लोन प्लस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट ले रहे हो। लोन तो असल है ही 5000, अब 5000 का 12% लोन मल्टीप्लाई बाय 3/12 करो तो 150 आएगा। क्योंकि अगर आपने 5150 के ऊपर 12% ले लिया, मल्टीप्लाई बाय 3/12 ले लिया, इसका मतलब है उसके अंदर तो लोन भी था और इंटरेस्ट भी था, तो आप इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट ले रहे हो। ठीक है, तो पहले मैंने असल लोन की वैल्यू फाइंड की। अब आप क्या कर लो अपनी मर्जी से, क्या करोगे? 5000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 3/12 करके देख लो, 150 आएगा। ये 12% साल का रेट है, हाँ, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो पर मंथ रेट आ जाएगा अगर 4 से तो 3 से, क्योंकि 3 महीने होते हैं तो क्वार्टर का रेट आ गया। ये तो बात कंफर्म है ना, 5150 पूरा लोन नहीं है, इसके अंदर कोई इंटरेस्ट है। वो कितने फीसद इंटरेस्ट है? 3 महीनों 3%। ठीक है, तो बाकी तो वही गिवन। ये बात कंफर्म याद रख लो, मैंने तो आपको कह रहा हूं, कर लो याद कि जब भी कोई अमाउंट गिवन होना तो आपने ये देखना है कि इसके अंदर कोई और परसेंटेज प्लस माइनस तो नहीं हुई। अगर प्लस हुई है तो 100 प्लस, अगर माइनस हुई है तो 100 माइनस पे डिवाइड करना है और जो आपको चाहिए उससे मल्टीप्लाई। पता है अगर आपको 3 से मल्टीप्लाई करते तो 150 डायरेक्ट आ जाना था। 5150 डिवाइड बाय 103 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 150 डायरेक्ट भी आ जाता, तो इंटरेस्ट आ जाता, क्योंकि उसके अंदर 3 इंटरेस्ट है और 100 लोन है। फिर 97 पे करते हैं, फिर 100 से मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल लोन आ जाता। तो कोई भी परसेंटेज अगर प्लस हुई हुई है ना किसी के अंदर तो 100 प्लस करके डिवाइड करो, अगर माइनस हुई हुई है तो 100 माइनस करके, और अगर परसेंटेज अप्लाई नहीं हुई तो फिर डायरेक्ट परसेंटेज लेते हैं, जैसे आप ले रहे थे 12% मल्टीप्लाई बाय 3/12, फिर डायरेक्ट परसेंटेज लेते। तो अब 150 की एडजस्टमेंट होगी, क्या किया? अगर एंट्री पास करना चाहते हो तो कर लो, लोन डेबिट कर देंगे और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, इंटरेस्ट पेएबल या अदर पेएबल उधर जाकर प्लस। तो डेबिट क्रेडिट साइड पर ही प्लस हो रहा है और क्रेडिट साइड पर ही माइनस हो रहा है। अगला सवाल नेक्स्ट आ जाए जनाब, रेंट एंड इंश्योरेंस इंक्लूड। ये तो आपको पता कितनी दफा रिपीट हो गई ये वाली एंट्री। वो कहता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर इंक्लूड, कभी कहता है जी रेंट या इंश्योरेंस या सेल एक्सपेंस इंक्लूड। क्या इंक्लूड है? रेंट एंड इंश्योरेंस इंक्लूड क्या? एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम 800 फॉर द हेल्थ इंश्योरेंस अरेंज्ड बाय द डिपार्टमेंट हेड्स एंड ओनर फैमिली। दो चीजें हैं, अरेंज्ड बाय द डिपार्टमेंट हेड्स
एंड ऑनर फैमिली। अच्छा, अब वो 800 है शामिल इंश्योरेंस के पैसे, जिसमें डिपार्टमेंट हेड के लोग भी हैं और ऑनर की फैमिली के भी लोग हैं। आगे पढ़े फिर कहता है प्रीमियम परटेनिंग टू द ऑनर फैमिली इज 200। कहता है 200 ऑनर फैमिली का है और बाकी 600 डिपार्टमेंट का है। अब 200 दोगी सीधी सीधी ड्राइंग्स में प्लस, इस एक्सपेंस में से रेंट एंड इंश्योरेंस में से माइनस। आगे वो कहता है इंश्योरेंस एक्सपायर कब हो रही है? 6। इसका मतलब है एडवांस भी इंश्योरेंस है। कितने महीनों का एडवांस है? एडवांस ड्राइंग्स का भी एडवांस निकाले तो बाकी बचे 600। 600 में से 300 एडवांस हो गया 6 महीने का। इसका मतलब है 300 प्रीपेड है। अब हमने एक भला क्या करना है, आओ जरा, ये आपके पास पड़ा है रेंट एंड इंश्योरेंस, इसमें 100 से 200 पूरा पूरा माइनस, दूसरा 300 माइनस, ठीक है ना। ये जो 200 है ये चला जाएगा ड्राइंग्स में जाकर ऐड, और ये जो 300 है ये इसमें जाकर ऐड हो जाएगा प्री पेमेंट्स एंड एडवांसेस के। ओके की बात। चलें जी नेक्स्ट 120 1200 बल्कि पेड अगेंस्ट द एनुअल रेंट एग्रीमेंट, ये भी इसके अंदर शामिल है। एक्सपायर ऑन 31 अगस्त 2018 अकॉर्डिंग टू द रेंट एग्रीमेंट द रेंट पेड वुड नॉट बी रिफंडेड केस में। तो आगे ऐसे 1200 आपने रेंट पे किया एनुअल 12 महीनों का, कब खत्म होना है? इसका मतलब है आपने 8 महीनों का एडवांस पे किया हुआ, तो 1200 का 800। तो क्या करेंगे, रेंट में से माइनस, इसी में से माइनस हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर ही है 800, और किधर ऐड हो जाएगा? इस प्रीपेड के अंदर ऐड हो जाएगा। ओके जी, देखे ना, उसने 1200 रुपया दिया और 1200 दिया पूरे साल, तो एक्सपायर कब हो रहा है? वो अगस्त के अंदर, तो अगस्त दिसंबर तक एक्सपायर होगा, मतलब 8 महीने अगले भी कवर हो रहे हैं। ठीक होगी बात। वो कहता है ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स उसने इस तरह से दे दिया, ऐसे टेबल बना के। बच्चे ऐसे परेशान हो जाते हैं, पता नहीं कोई मौत आ गई है, हालांकि ये बाकियों से आसान है, सिंपल। इसका 5% ले लो, इसका 10%, इसका 20%, सबको प्लस कर लो, कैरी दो आगे, क्योंकि ये स्पेसिफिक इसकी प्रोविजन है ही नहीं, ना ही इसकी प्रोविजन, ये तो टोटल बताया हुआ है। तो 1000 का 5% कितना आ गया? 900 का 10%, 530 का 20%, 10, तीनों को प्लस करो, कैरी डाउन कितना? 24। अब ये डेटर में से माइनस हो जाएगा और लेजर में चला जाएगा, क्योंकि हम तो लेजर बनाते हैं ना। मैं इधर छोटा सा लेजर बना ही देता हूं। ब्रॉडन प्रोविजन का बताएं, अगर आपके पास बुक है प्रोविजन का ब्रॉडन 220 और बैड डेट्स भी है, कोई रिकवरी तो नहीं है। 220 यहां पे, और बैड डेट्स कितने हैं? कैडर कितने हैं? अब एसओपीएल में चली जाएगी अमाउंट, और ये चला जाएगा एसेट में से, बस और कुछ करना ही नहीं, क्योंकि 230 तो पहले माइनस हुआ है और ब्रॉडन का कुछ करते नहीं है। तो एसओपीएल के अंदर चली जाएगी जो डिफरेंस होगा, और एक्सपेंस के अंदर, और डेटर में से 246 माइनस। ओके, कहता जी 15% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। एक तो डेप्रिसिएशन हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, वो जो मशीनरी की है। बाकी क्या करेंगे, ये आपके पास गिवन है पीपीई 12,500 में से 4630 माइनस करेंगे, उसका 20% ले लेंगे, तो ये भी डेप्रिसिएशन वो भी डेप्रिसिएशन, दोनों को प्लस कर देंगे तो एक्सपेंस के अंदर, और एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन में ऐड। डन। चलो सर ये जो 1200 रेंट पे है, इसमें 8 महीने अगले साल के ना, तो हमारे साल को 4 महीने थे। हाँ जी, तो वो 400 है। वो 800 पहले एक्सपेंस के अंदर शामिल है, 1200 शामिल है, लेकिन पता चला कि उसमें तो 800 तो अगले महीने का है, तो सिर्फ वो निकाल दिया, 800 निकाल दिया। ये ना करना कि 1200 में से 400 रेंट में ऐड कर देना। यहां पर देखिए पढ़े जरा, ये इसके बारे में ना, ये ऊपर लिखा हुआ है, रेंट एंड इंश्योरेंस इंक्लूड 1200, इसका मतलब 1200 से शामिल है, 400 से होना चाहिए।
तो इसका मतलब 800 एक्स्ट्रा है, तो वो वहां से निकाल के करंट एसेट। सर वो आपने डेप्रिसिएशन की एक मतलब बताया था पॉइंट के उसकी क्लोजिंग डेट हो या फुल डेट ना हो, हाँ। तो वो उसकी मतलब additional हाँ, तो उसमें एक सवाल में मैंने जानबूझ के ऐसा किया है, वो जो डेप्शन फाइंड की है एक सवाल के अंदर बस ऐसा किया। इसके अंदर तो ये समराइज ट्रायल बैलेंस लिखा ही नहीं हुआ था ना, ये तो सिंपल सवाल था। तो सर मैं ये पूछना था कि बुक में भी एक एग्जांपल मैंने देखा था, वो जैसे जून का ईयर एंड है तो उसमें मई की स्टार्ट डेट थी, हाँ डेप्रिसिएशन भी पूरे साल के लिए है। हाँ, देख मे का मतलब ये होता है, मे का मतलब ये होता है, अब मे नहीं लिखा होगा, जुलाई लिखा होगा, जी जून से जुलाई। लेकिन 12 महीनों से ज्यादा टाइम बन रहा हो ना, तो फिर तो 12 महीनों की डेप्शन लेते हैं। 12 महीनों से कम टाइम बन रहा हो तो कभी भी जो अक्यूमुलेट डेप्शन की डेट पहले लिखी होती है ना, या तो ईयर एंड की होगी या वो ईयर स्टार्ट की होगी, बीच में वो बीच की हो ही नहीं सकती, वो फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी होगी। तो फिर वो 6 जैसे अभी 3 महीनों की डेप्शन नहीं ली, फिर वो 3 महीनों की डेप्शन लेंगे। डेप्रिसिएशन पूरी लेनी चाहिए। नहीं, डेप्रिसिएशन पूरी तब लेते हैं अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कोई एडिशन हो रहा हो, तब कम डेप्शन लेते हैं। जैसे अभी एक एसेट था 3 महीनों की डेप्शन ली थी, अगर ट्रायल बैलेंस वाली जो होती है ना, या तो डेप्शन पहले ले चुका होता पूरी पूरी, नहीं लेता तो फिर पूरे साल की डेप्शन। ठीक है, और अगर हमारा ऑपरेटिंग साइकिल एक साल हो गया, ऑपरेटिंग साइकिल 1 साल से ज्यादा नहीं तो कम हो सकता है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 25 है पिछली असाइनमेंट, एज इट इज वही है, इसकी रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग भी है ना, तो बस ठीक है। मैं कहता हूँ नई एडजस्टमेंट वाला नहीं करता, कोई पुरानी एडजस्टमेंट वाला कर लेते। नई वाला करा के बाकी नई एक क्वेश्चन और ना कर ले। यार वो नई एडजस्टमेंट वाला करा के ना। इसको दो लेंगे सर। चले, आपके पे क्वेश्चन कहां तक हो गए? 8 तक। 8 तक आपने वो जो सोफिया वाला दोबारा कर लेना है, ठीक है। तो फिर इसके बाद हमारे आगे पे 5 क्वेश्चन है इसके बाद, 10 नहीं 13 तक है ना, 9 10 11 12 13, 5 ये और पहला तो वो बच्चों वाला 5 मिनट के अंदर हो जाएगा। तो ये इसके अंदर ना अब एक ही सवाल जो बहुत अच्छा है वो BRS का क्वेश्चन है, इसके अंदर छोटी सी BRS भी बनवाता है हमसे, ठीक है। वो शायद ये उमर ट्रेडर वाला हो, दो चैप्टर ऐसा ही है ना।